हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का इंग्लिश का पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आइवरी गेट्स, इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा और इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं जितने भी जो आपने पढ़ने हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा और कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो ये आइवरी गेट्स की बुक है जिससे मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊँगा और ये इस बुक से तैयारी करने के बाद आप हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने के एप्लीकेबल होंगे, यानी कि आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे पाएंगे बआसानी। ठीक है, भले से वो नस्ट हो, GIKI हो, NIT हो, फास्ट हो, प्यास हो, हर किसी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट बआसानी दे सकेंगे। तो ये बुक पूरी की पूरी है। अगर आप चाहें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप अलग-अलग बुक्स भी ले सकते हैं, अलग-अलग क्या कहते हैं तैयारी करने के लिए, अलग-अलग यूनिवर्सिटी की। लेकिन ये पूरी की पूरी एक ही है जिसके अंदर हर चीज़ कवर हो रही है। तो इसके टेबल और कंटेंट्स सबसे पहले जो है हमारे पास वो है रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड फॉरेन वर्ड्स। तो ये आपका वोकैबुलरी का हिस्सा है। उसके नीचे आए तो हमारे पास आ जाता है वोकैबुलरी टेस्ट, वही वोकैबुलरी जिसकी मैंने बात की है। तो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोकैबुलरी काफ़ी मुश्किल है देखा जाए तो, क्योंकि हमें आम इस जो टेस्ट में जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं तो वो उसमें जो वोकैबुलरी वाले वर्ड्स होते हैं बेसिकली वो ऐसे होते हैं जो आपने कई बार सुने ही नहीं होते। वो मुँह कॉमनली इस्तेमाल नहीं होते, अक्सर औक़ात ऐसे आते हैं या बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है बच्चों को उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। तो वोकैबुलरी पे आपका हद से ज़्यादा ज़ोर होगा, ठीक है? तो और ये मोस्ट कॉमन एरर्स में भी आ जाता है वोकैबुलरी, ये सब आ जाता है, ठीक है? अब ग्रामर बेसिक्स जो है ये कहते हैं ये एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स में आ जाता है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट, फिर प्रोनाउन टेस्ट, प्रोनाउन भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट। इसके बाद कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज़ जो होती हैं, इसका इस्तेमाल ये एरर स्पॉटिंग में आ जाता है कि हो सकता है कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री लग रही हो लेकिन कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई हो और आपको एक एमसीक्यूज़ बना के दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसमें एरर बताएँ कहाँ है, तो एरर आपने ढूँढना होगा। फिर पैरालिज़्म टेस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो और इसके बाद कौन सा टेंसेस टेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट, ये मोस्ट कॉमन एरर, जैसे मैंने बताया आपको मोस्ट कॉमन एरर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर प्रीपोजिशंस है और क्या कहते हैं इसके बाद आर्टिकल्स आ गया, पंक्चुएशन आ गया, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, मिसस्पेलिंग्स किसी-किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में होता है, किसी में नहीं होता। बाकी सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइज़ेस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वोकैबुलरी है, पूरी की पूरी वोकैबुलरी बेस्ड है। तो आपकी वोकैबुलरी आती होगी तो आप कर पाएँगे और इसमें आपकी आपकी अपनी मेहनत है वोकैबुलरी में। और इस जब भी क्या कहते हैं वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके, आपके पास जो वीकली टेस्ट होंगे बन के आएँगे आपके पास, उसमें वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा शामिल होगा। बाकी देख सकते हैं आप, ये अलग दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के सवालात। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वही है जो पैराग्राफ कहते हैं हम लोग, आमतौर पे पैराग्राफ आता है उसको हम रीड करते हैं और उससे फिर मुताल्लिक सवालात होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखा जाए क्या कहते हैं एनईटी का, तो पहले जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान आता था एनईटी के टेस्ट में, लेकिन अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा लेंदी आता है और अच्छा खासा मुश्किल आता है। तो इसमें आपने जिन्होंने एनईटी के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, भाई वो देख लें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनको अच्छे से जान लगानी पड़ेगी, ताकि जनरल मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस टेस्ट ये ख़त्म। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, तो इसकी आदत मुझे छुड़ानी पड़ेगी, ठीक है? बाकी स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेक्चर। तो वैसे सबसे पहले बता दूँ कि हाँ, कि कौन-कौन चीज़ें जो हैं आपने इस पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहने वाला है।
वोकेबलरी, ग्रामर बेसिक्स, प्रोनाउन टेस्ट, पैरालिज्म, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको तो आप छोड़ ही दें, मतलब आप बस लफ्ज़ पढ़ने हैं। मोस्ट कॉमन एरर्स, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट, और सेंटेंस कंप्लीशन इस और पैराग्राफ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। बाकी इसमें टेंसेस आते हैं, टेंसेस में आपने मुकम्मल करने होते हैं। तो टेंसेस में बेसिकली किस तरह आता है आपके पास में एमसीक्यूज़। तो टेंसेस में ये होता है कि आपको एक एमसीक्यूज़ दी जाएगी, उसमें 2 फ्रेज़ होंगे। पहला फ्रेज़ क्या कहते हैं आपका किसी और टेंस में बनेगा, दूसरा किसी और टेंस में। जैसे कि पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो दूसरा फ्रेज़ किसी और टेंस में होगा, हो सकता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला था, दूसरा हो सकता है क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, या पास्ट में बन रहा हो, या किसी और टेंस में बन रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आता है टेंसेस का। लेकिन टेंसेस वाले जो में कंडीशनल वो होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, इससे बेसिकली कंडीशनल टेंसेस भी कहते हैं, जो आपके टेस्ट में आते हैं, एमसीक्यूज़ टेस्ट में आते हैं, ईकेट में आप पढ़ते हैं। तो आम तौर पे ये आते हैं, मगर इसको करने से पहले आपको जो सिर्फ क्या कहते हैं सिंपल टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, ये आपको सही से आने चाहिए, ठीक है। अगर यही नहीं आते होंगे तो आप ये कंडीशनल टेंसेस कैसे करेंगे। तो मैं एक सवाल डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे कि कौन कौन बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ये टेंसेस। तो अगर मैं एक और इसकी लिमिट रख दूंगा मैं कि इतने स्टूडेंट्स ने अगर कि लिख दिया क्या कहते हैं कमेंट्स में कि सर हम कि इतने इतने बच्चों ने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल 70 बच्चों ने कह दिया तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर इससे नीचे होंगे तो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेजॉरिटी विंस। तो इस हिसाब से, क्योंकि बेटा टेंसेस जो है ना 12 टेंसेस होते हैं, इसमें ख्याल से 14-16 होते हैं, देख लेना आप लोग। तो जितने भी टेंसेस हैं ये आपको 7 क्लास से 8 क्लास से पढ़ चुके होते हैं, 8 क्लास तक आप पढ़ चुके होते हैं। फिर 9-10 में भी रिवाइज हो जाता है आपका, फिर इंटर में भी रिवाइज हो जाते हैं, तो आपने पढ़े हुए होते हैं। लेकिन कंडीशनल टेंसेस ऐसे होते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं ये ईकेट में, एमकेट में, इन सब में आते हैं और पेपर में आते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ जो सीधे टेंसेस होते हैं जो कंडीशनल, जिसमें कंडीशन नहीं लग रही होती कोई, वो वाले ही नहीं आएंगे, तो आप कंडीशन वाले कैसे करेंगे। तो इसका आपने ख़ास ख्याल करना है। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले से टॉपिक से। तो रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और फॉरेन वर्ड्स। तो रूट्स क्या हैं। रूट्स जो है बेसिकली कोई एक पूरा वर्ड भी हो सकता है जिसके कोई मखसूस मायने। रूट बेसिकली एक लफ्ज़ होता है जिसके एक मखसूस मायने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रोन है, माइक्रो है यानी कि माइक्रो माने छोटा, फिर जैसे पॉली यानी कि बहुत सारे, यानी कि मैनी मीन्स मैनी। यहाँ पेन आ गया, पेन मीन्स ऑल, मीटर यानी कि मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली रूट एक वर्ड है जिसका अपना एक मखसूस मीनिंग होगा, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा ये बात कि रूट जो है एज अ प्रीफिक्स भी इस्तेमाल हो सकता है और सफिक्स भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि कोई एक वर्ड के दूसरा वर्ड ले लें हम लोग, उससे पहले हम एक मखसूस मीनिंग वाला रूट लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा। एक लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ है, उससे पहले हमने एक रूट लगा दिया, ठीक है, तो वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। और अगर वो रूट हमने एक मखसूस लफ्ज़ के बाद लगा दिए तो वो एज अ सफिक्स इस्तेमाल होगा। तो वो उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देगा रूट। अगर हम रूट प्रीफिक्स सफिक्स के तौर पे लगाएंगे तो वो उस मखसूस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूँ वोल्ट मीटर की। अब वोल्ट होता है, क्या कहते हैं, आपकी फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, यूनिट है वोल्ट, ठीक है। अब इसके आगे में मीटर लगा दिया तो इसकी मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या बन गया, डिवाइस दैट मेजर्स एल्टीट्यूड, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है वोल्ट को मेजर करने के लिए, जो बैटरी में वोल्ट्स होते हैं।
तो लेकिन और क्या कहते हैं, अब वोल्ट इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और मीटर लगा दिया तो इसका ये आपका डिवाइस का नाम बन गया। तो इसके मखसूस मीनिंग थे वोल्ट के, लेकिन हमने जब इसके आगे मीटर लगा दिया तो इसके मतलब चेंज हो गए। तो रूट क्या है इसमें, मीटर। यहाँ पे इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, एज अ सफिक्स। सफिक्स वो जो बाद में आते हैं एक लफ्ज़ के, ठीक है, और जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले आते हैं। तो ऐसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एस्ट्रो है, एस्ट्रो की मीनिंग होते हैं स्टार, ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टार। तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, साइंस ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोनॉट आ गया यानी कि स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं, सबने इंस्टाटेलर तो देखी होगी। बाकी और क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ आता हूँ मैं प्रीफिक्स के बारे में। बाकी अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस पे। तो प्रीफिक्सेस की ख़ास बात है ये कि प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो हमें क्या पता चलता है, प्रीफिक्सेस आर फिक्स्ड बिफोर अ वर्ड और अ रूट टू कन्वे अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वर्ड और द रूट। Some important Greek and Latin prefixes with a set of illustrative words as follows। ये हमें वर्ड्स दे दिए, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या पता चल रहा है, तो रूट्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे है हमारे पास एस्ट्रो, मीटर, पेन, पॉली, माइक्रो, इन सब के एक मखसूस मीनिंग है, ठीक है। लेकिन प्रीफिक्सेस क्या हैं अब, और ये जो रूट्स हैं ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि किसी भी वर्ड मखसूस वर्ड के पीछे अगर लगा दें तो इसके मतलब चेंज हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि रूट्स जो होते हैं हमारे पास वो प्रीफिक्सेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रीफिक्सेस हैं वो रूट के मतलब को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एक रूट से पहले कोई प्रीफिक्स लगा दें तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे रूट दिया हुआ है हमें सेंट, ये दिया हुआ है सेंट। तो अगर हम क्या करें कि सेंड से पहले यू एन लगा दें, अन लगा दें, तो अनसेंड बन जाएगा, यानी कि आपने सेंड नहीं किया, आपने किसी को सेंड नहीं किया, ठीक है। इसके मीनिंग अलग है ना, इसके अपने मीनिंग है, लेकिन अगर अन लगा देंगे तो मतलब चेंज। जैसे कि यानी कि मैंने सेंसिबल है यहाँ पे अनसेंसिबल हो जाएगा, इनसेंसिबल, ठीक है। इस तरीके से मतलब चेंज हो जाएंगे। बाकी और किसकी एग्जांपल दूँ, यहाँ पे आ गया रिकॉग्नाइज। आप क्या कहते हैं, इसका मतलब है अंडरस्टैंड करना, समझना। लेकिन अगर मैं इसके पीछे अन लगा दूँ, यानी कि इसको फॉर एग्जांपल इसका मैं वर्ड लफ्ज़ बना दूँ अनरिकग्नाइजेबल, तो अन लगा दिया हमने रूट से पहले, क्योंकि यहाँ पे रूट क्या था, गगन, ठीक है, COGN। तो इससे मैंने अब ये इस रूट था, इस रूट से पहले भी मैंने अन लगा दिया, तो बेसिकली लफ्ज़ तो रिकग्नाइजेबल था या रिकग्नाइज था, लेकिन मैंने प्रीफिक्स लगा दिया अन। तो बेसिकली क्या है कि रूट्स जो हैं एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर प्रीफिक्सेस की खासियत ये है कि वो रूट से पहले भी आ सकते हैं और रूट्स का मतलब भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सीधे अल्फाज में ये है कि रूट्स एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर प्रीफिक्सेस के बाद पास ये ऐसी खासियत है कि वो रूट्स का मतलब को भी चेंज कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस एज अ रूट इस्तेमाल हो सकते हैं और रूट्स भी एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बात बताने की थी कि प्रीफिक्सेस की अगर हम अलग से बात करें तो इनमें खासियत क्या है कि ये रूट्स के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात थी। अब मेरी कोशिश तो यही थी कि आपको पूरा मतलब समझा दूं, आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो मेरी ये बात समझ आ जाएगी। वैसे बड़ी कंफ्यूजिंग बात की है मैंने, क्योंकि ये थोड़ी है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद यही है, ठीक है। अब इस तरीके से बहुत सारे लफ्ज़ हैं, ये आप देख लीजिएगा।
और ये सब आपके खुद के पढ़ने के हैं, मैं इसमें क्या क्या ही पढ़ा हूँ। और इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको सफिक्स वगैरह, आपको रूट्स वगैरह, प्रीफिक्सेस वगैरह सबके मीनिंग पता होंगे तो आपके लिए वोकैबुलरी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत से लफ्ज़ होते हैं जिसके मतलब हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उनके प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम आसानी से समझ जाते हैं कि इसके मीनिंग क्या होंगे। तो ये सारे आपके वोकैबुलरी टेस्ट हैं, जिसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगा और इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके मेरे ख्याल से वो भी होंगे, कीज़ भी होंगे, तो मैं वो की भी सेंड कर दूँगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, जो है ग्रामर बेसिक्स। हाँ तो भाई आ जाते हैं हम ग्रामर बेसिक्स पे। तो ग्रामर बेसिक्स वो चीज़ है जो हम बड़े होकर पढ़ते नहीं हैं, रिवाइज नहीं करते, और हम वैसे ही हम चीज़ों को पढ़ पढ़ के समझ जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सही सही पता हो ग्रामर बेसिक्स, तो हम छोटी छोटी गलतियाँ जो ई कैड एम कैड में बच्चों को फंसाया जाता है जिनमें, वो हम नहीं करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन से। तो नाउन क्या है? नाउन है बेसिकली कोई भी नाम, एनी नेम, या फिर आप कह लें कि और अ वर्ड दैट नेम समथिंग, जो किसी ऐसा लफ्ज़ जो किसी को नाम दे, ठीक है। यानी कि अब एक जगह है, अब उसमें लोग रहते हैं, अब उस जगह का कुछ ना कोई नाम होगा ना। जैसे कि उस जगह का ऐसे हम सिटी में रहते हैं, तो सिटी एक नाम है जो एक जगह को डिफाइन कर रहा है, और अब उस जगह का भी एक नाम होगा। जैसे कराची, उस जगह को हम सिटी कह रहे हैं, और उस जगह का नाम क्या है? कराची। तो इससे हमें तो नाउन भी दो किस्म के हैं, नाउन की भी दो किस्म है, बल्कि देखा जाए तो तीन किस्म है। बताता हूँ मैं। सबसे पहला तो है आपके पास प्रोनाउन, क्या कहता है प्रॉपर नाउन, एक आ जाएगा बस कॉमन नाउन। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि एक जगह पे रहते हैं हम लोग, उस जगह को हमने सिटी कह दिया, तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। और उसके रिस्पेक्ट, कॉमन नाउन के रिस्पेक्ट से क्या कहते हैं, एक प्रॉपर नाउन होगा, उस जगह का नाम होगा, तो उस सिटी का नाम कराची है। तो यह हमारे पास आ गया क्या चीज़? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क है कि प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड यानी कराची जो है हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, और ये हमेशा स्मॉल होगा। कॉमन नाउन का फर्स्ट वर्ड स्मॉल और प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड कैपिटल। लेकिन अगर कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है, तो उसका पहला जो वर्ड, वो क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट होगा, माज़रत, उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो वो कैपिटल होगा। कॉमन नाउन अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो इसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, अगर वो पहले आ रहा है सेंटेंस में। जबकि प्रॉपर नाउन में क्या है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी आए, उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है हमेशा कैपिटल होगा। और कॉमन नाउन अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल जब होगा जब वो सेंटेंस के शुरू में आएगा। और अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह लगते हैं। जैसे कि अहमद, अब मुझे अहमद नहीं कहना है, जैसे अहमद इज़ राइटिंग, एक सेंटेंस है अहमद इज़ राइटिंग, अहमद लिख रहा है, लेकिन उस लड़के का नाम तो अहमद था, लेकिन मुझे लड़के का नाम ही नहीं पता भाई। तो मैं क्या बोलूँगा? वो लिख रहा है, तो वो किससे डिनोट करूँगा? मैं ही से डिनोट करूँगा। तो ये आ जाएंगे हमारे पास ही, शी, इट होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ही, शी, इट, ये आ रहा है प्रोनाउन, यानी कि वो जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल हो। अगर आप किसी चीज़ का नाउन का नाम नहीं पता है,
तो आप क्या कहते हैं, क्या करेंगे, ही शी इट, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया हमारे पास, नाउन पूरा का पूरा हो गया। प्रोनाउन की एक किस्म होती है जो ये कहते हैं, प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या कहते हैं केस। जैसे कि केसेस में आपको ऐसे कि एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस हमेशा बनता है, एक क्या कहते हैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एक सेंटेंस का फॉर्मूला, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब भी हो सकता है, वर्ब की किस्म बताऊंगा, और एक वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और फिर क्या कहते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद, ठीक है। वर्ब क्या है, राइट्स, ठीक है, अहमद राइट्स। और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, ऑन पेपर, ठीक है। इससे बड़ा आसानी से हो गया एम। तो इससे जो है बड़ी आसानी से पता चली है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन अगर हमें बात करनी हो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में अगर मुझे बनाना पड़ेगा ये सेंटेंस, तो किस तरीके से बना सकता हूँ मैं इसको कंटिन्यूस टेंस में बना सकता हूँ। जैसे कि अहमद इज़ राइटिंग ऑन पेपर, तो इस जो है बेसिकली अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं वर्ब पढ़ाऊँगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नाउन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम वर्ब पे। तो वर्ब क्या है, अब वर्ब की दो किस्म है। वर्ब बेसिकली कोई भी एक्शन है, ठीक है, वर्ब कोई भी एक्शन है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एनी एक्शन, ठीक है। मगर इस एक्शन से आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, यानी कि इससे आप, या आपको ट्रिक कर सकता है ये लफ्ज़ एक्शन जो है ना, हो सकता है कई जगह पे एक्शन ना हो रहा हो लेकिन वो वर्ब होगा। वो कैसे बताता हूँ। अब वर्ब की दो किस्म है, एक होता है हमारे पास वर्ब एक्शन वर्ब, ये नाम से बता रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्टेटमेंट वर्ब, स्टेटमेंट वर्ब, ठीक है। अब एक्शन वर्ब तो सिंपली वही है कि जिसमें कोई काम शो हो रहा हो, ऐसे कि रनिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया या स्लीप हो गया, ठीक है, ईट हो गया, ये सब आ गया आपके पास एक्शन वर्ब में आ गया, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट वर्ब क्या है, स्टेटमेंट वर्ब किसी भी चीज़ के होने को जाहिर करता है, यानी कि उस चीज़ की स्टेट बताता है। और स्टेटमेंट वर्ब में भी दो किस्म हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। एक होता है हमारे पास वर्ब्स ऑफ बीइंग, होना, ठीक है, और वर्ब्स ऑफ हैविंग, जो किसी भी चीज़ की पजेसिवनेस के आपके पास है ये शो कर रहा होता है। अब इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको तो इस तरीके से अच्छा रहेगा, जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं कि ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है इज़, यहाँ इज़ वर्ब है, और इस की ये कौन सा वाला वर्ब है, इसके हमारे पास दो तीन किस्म के नाम है। तो स्टेटमेंट वर्ब का जो अलग अलग किस्म होती हैं वो भी आप सुनने वाले, स्टेटमेंट वर्ब उसके स्टेटमेंट वर्ब के अंदर ही आएंगे ये सारे के सारे वर्ब ना। तो ये इस जो है सबका एक ही नाम है बेसिकली, ठीक है। क्या लिखना था, क्या लिख दिया, हाँ। तो इस जो है ये आपके पास इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, इसका नाम लिंकिंग वर्ब भी है, और इसका नाम एक और है हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और सिंपली स्टेटमेंट वर्ब, ठीक है। तो इसके तीन नाम हैं,
इस के हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और स्टेटमेंट वर्ब, किसी चीज़ से भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि सेंटेंस दे देंगे और कह देंगे आपसे कि इसमें लिंकिंग वर्ब बता दें, हेल्पिंग वर्ब बता दें। सवाल बड़ा आसान होगा ई कैट का, एम कैट का, जिसका भी आप टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें पूछा चला जाएगा और आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेटमेंट वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो फिर भी सुना होता है, स्टेटमेंट वर्ब, लिंकिंग वर्ब तो सुना ही नहीं होता, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। बहुत सौ को पता भी होगा, बोलेंगे सर ऐसा बड़ा सा बकवास चीज़ पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होता। अब वर्ब्स ऑफ हैविंग में क्या है, यानी कि ये एग्जांपल ले लें आप, आई हैव अ पेंसिल, तो ये आपके पास आ गया पेंसिल, तो आई हैव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और वो सब क्या है, यहाँ पे हैव है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब क्या कहते हैं, वर्ब का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें एक और चीज़ है, हाँ, तो मैं इस चार्ट से आपको बताता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस। तो पहला देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सेंटेंस की, लैला इज टॉकिंग टू हर, लैला उससे बात कर रही है। तो इसका अगर मैं सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है हर, जो उससे बात कर रही है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, क्या कहते हैं, रिप्लेस कर दूँ दोनों की जगह, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट, ये हर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट के अंदर, ये चार्ट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, आसान चीज़ है। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे हर है, अगर मैं हर को ले जाऊँगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ देखेंगे शी, ये हो जाएगा शी। अब यहाँ पे इज़ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो इस आ गया। लेकिन जब हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में इजाफा कर देते हैं इज़ बीइंग। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, क्या होगा, शी इज़ बीइंग। अब आ जाएगा हमारे पास वर्ब टॉक, टॉकिंग, तो बीइंग आईएनजी बीइंग में आ गया, तो इसमें लग जाएगी हमारे पास थर्ड फॉर्म लग जाती है, शी इज़ बीइंग टॉक्ड। और बाय किससे, और किससे बात कर रही है वो, लैला से, लैला, क्योंकि नाम का कोई भी नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन का केस है ये। तो शी इज़ बीइंग टॉक्ड बाय लैला। तो बताने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे इज़ बीइंग लगाया, वो लगाया, ये लगाया, बस बताने का मकसद ये था कि इसकी अहमियत कैसे आप पहचानेंगे, कैसे कि सही क्या है। अब ये जो है, क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस बनाया है मैंने, इज़ बीइंग टॉक्ड, तो क्या कहते हैं, आपको, आप में से कईयों को पता नहीं होगा ये इज़ बीइंग कैसे आया। तो इन सब का एक तरीका होता है सेंटेंस को चेंज करने का। तो ये आपने, हो सकता है मैट्रिक में पढ़ा हो सकता है मैट्रिक में ना पढ़ा हो, और इसका एक मखसूस नाम होता है इसको चेंज करने का, जो कि मैं भूल गया हूँ फ़िलहाल। तो ये जो है, अगर आप बोलेंगे फिर मैं सवाल डालूँगा, इसका जो मखसूस नाम होता है उसके हिसाब से डालूँगा, जो चेंजिंग का होता है, केसेस को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, तो सारे सेंटेंसेस का होता है ये, सब कुछ को छोड़ के, कुछ का बनता ही नहीं है ये केस। तो ये इसका ये सवाल मैं डालूँगा आपके लेक्चर में, अगर एक लिमिट रखूँगा, उसमें लिख दूँगा, मैं लिमिट लिख दूँगा कि इतने ज़्यादा बच्चों ने कह दिया कि सर पढ़ाएँ, तो मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, असल में मकसद था बताने का वो केस था। अब पॉसेसिव की बात करें तो क्या है, पॉसेसिव में आपके पास आ जाएगा माइंड, जो ये पॉसेसिव यानी पॉसेसिवनेस क्या होता है, किसी भी चीज़ को ओन करने वाली बात ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी है, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, सिंपल पॉसेसिवनेस आ गया, मेरी है, तुम्हारी है, योर्स। ठीक है, उस लड़के की है तो हिस, उस लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, लड़की के लिए हर्स, कोई चीज़ है तो इट्स। आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, मैंने खुद किया, योर सेल्फ, तुमने खुद किया। ठीक है, इस हिसाब से इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल क्या दूँ मैं,
इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं हम, शी हैज़ ईटन द होल केक हर सेल्फ, यानी कि उसने खुद खाया, उसने पूरा केक जो है खुद ही खा लिया। तो अब हम आ जाते हैं मॉडिफायर्स पर। मॉडिफायर्स, तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस को। सेंटेंस पे जो भी वर्ब होता है और क्या कहते हैं नाउन होता है, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको मज़ीद क्लियर करते हैं कि ये वर्ब की खासियत क्या है। मॉडिफाई करते हैं यानी खासियत बताता है किसी भी वर्ब और क्या कहते हैं नाउन की, नाउन और वर्ब की खासियत को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक आता है हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर में और एक आता है हमारे पास एडवर्ब। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगी मॉडिफायर की? मॉडिफाइज या फिर डिस्क्राइब्स द वर्ब एंड नाउन। ठीक है, इसकी आ गई डेफिनेशन, मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स द वर्ब और एंड द वर्ब एंड नाउन। तो पहले आ जाते हैं हम एडजेक्टिव पे, ये तो मेन वर्ब आ गया पहले का, यहाँ आ जाते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंपल ये है, describes the adjective basically describes the quality or state of a noun। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि एडजेक्टिव नाउन के लिए है और एडवर्ब वर्ब के लिए है। अब इससे डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटी या फिर स्टेट नाउन की। अब इसके मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अहमद इज़ अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो अहमद है, लेकिन अहमद की खासियत क्या है वो कि वो टॉल बॉय है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दिस चेयर इज वेरी शॉर्ट हाइटेड। ठीक है, ये इस चेयर की हाइट बहुत छोटी है। तो इसमें जो हमारे पास एडजेक्टिव है, खासियत क्या है चेयर की? चेयर हमारे पास क्या है? नाउन है, और इसका जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो शॉर्ट हाइटेड है, कि वो छोटे कद की है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया सिंपली। अब हम आ जाते हैं एडवर्ब पे। अब एडवर्ब क्या चीज़ है? एडवर्ब एडवर्ब करता है डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ वर्ब। एक वर्ब की खासियत बयान करता है कि वो वर्ब किस तरीके से किया गया है, ये भी बता सकता है कि वो कहाँ किया गया है, हाउ कैसे किया गया है, कहाँ किया गया है, कब किया है और क्यों किया गया है। इन तमाम चीज़ों जो जो भी डिफाइन करेगी वर्ब को, वो सब क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज राइटिंग नीटली। अब वो लिख रहा है, मगर कैसे लिख रहा है? राइटिंग वर्ब हो गया, और इसका जो एडवर्ब है क्या? नीटली, साफ सुथरा लिख रहा है। तो ये इसकी खासियत हो गई। दूसरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं,
ही डिड हिज वर्क एट नाइट। तो वर्क किसने किया है? वर्ब। मगर इसकी खासियत क्या है कि उसने रात को किया। तो कब किया? वैन। कब किया? तो वैन क्या डिस्क्राइब, वैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? रात को किया। और उसने यहाँ पे उसका काम अगर हम देखें, वो उसका काम था लिखना, तो उसके काम को उसने किस तरह किया? नीटली किया। कैसे किया? हाउ। हाउ को डिफाइन कर रहा है नीटली, वैन को डिफाइन कर रहा है एट नाइट। ठीक है, तो एडजेक्टिव है हमारे पास नाउन के लिए और एडवर्ब है हमारे पास वर्ब के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा करके रखा हुआ था। खैर, ये हमारा बेसिक ग्रामर हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया मैंने आपको, एडवर्ब हो गया। अब ये इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, टेस्ट है, जिसको आप अटेम्प्ट करिएगा। मैं इसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और इसकी की भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको, उसकी मदद लेके आप ये सारी जो हैं इसकी टेस्ट जो हैं इसके मुकम्मल करें। उसके बाद आप की चेक करें कि आपने कितना सीखा। तो अब ये टेस्ट नंबर 1 है, इसकी तरफ आता हूँ मैं और ये समझाता हूँ मैं आपको। ये इसमें आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है बहुत से बच्चों के लिए, और मेरे लिए भी था जब मैं खुद पढ़ रहा था। लेकिन बहुत आसान हो जाएगा जब मैं आपको आसान समझाऊंगा। पहली एमसीक्यूज़ हमारे पास है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, बाईसाइकिलिंग एज वेल एज वॉकिंग एंड जॉगिंग रिड्यूस वंस डिपेंडेंस ऑन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई इसमें तो कुछ मसला ही नहीं है। पहले जो हमारा ख्याल आएगा वो यही होगा। लेकिन अगर हम गौर से देखें और हम ये भी सोचेंगे कि बाईसाइकिलिंग है और वॉकिंग है और जॉगिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे रिड्यूस भी सही है। जैसे आपको पता होगा, जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं और उसमें जब हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के साथ हम ये देखते हैं कि एस और ई एस कब लगता है। जब सिंगुलर की बात होती है, एक यूनिट की बात होती है, तो हम एस और ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जब भी क्या कहते हैं, हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं, प्लूरल हमारे पास होते हैं, तो हम वर्ब के साथ क्या कहते हैं, एस और ई एस नहीं लगाते। तो अगर हम दोबारा से इसको पढ़ें, बाईसाइकिलिंग एज वेल एज वॉकिंग एंड जॉगिंग रिड्यूस। अब यहाँ पे जो अलर्ट का निशान होना चाहिए, अलर्ट जो हमें होना चाहिए वो एज वेल एज होना चाहिए। ठीक है, जब भी एज वेल एज आपके पास आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप समझ जाएं यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लग रही है। यानी कि हम हर चीज़ को अलग अलग कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे इस पूरी चीज़ को। बाईसाइकिलिंग, वॉकिंग और जॉगिंग, इनको एक चीज़ कंसीडर करेंगे, या फिर इनको अलग अलग कंसीडर करेंगे एक यूनिट। ठीक है, एक साथ नहीं इनको एक साथ प्लूरल के तौर पे नहीं इनको देखेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा तो हम समझ गए कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि इन सबको एक एक यूनिट समझना है, और हम क्या कहते हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे रिड्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस से सही होना चाहिए था, तो इसका जो गलती है यहाँ पे वो बी में है। आगे देखते हैं, द रिसेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राइम बस्टर्स ऑफिशियली सेक्शनड नेबरहुड ब्लॉक हैव ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड रिलेशंस बिटवीन सिटीजन्स एंड पुलिस। अब इसमें अगर हम देखें इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ रिसेंट बिल्कुल सही है, ऑफ भी सही है, यहाँ हैव आ रहा है। अगर अब हम देखते हैं कि इसमें गलती हैव में कैसे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्राइम बस्टर्स की बात हो रही है। अब एक इंसान सोच सकता है, बच्चा सोच सकता है यहाँ पे तो बस्टर्स आ रहा है सर, यहाँ तो प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से तो हैव बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्राइम बस्टर्स एक यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एजेंसी या कोई महकमा है, उसका नाम है, तो ये एक यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए हैव के बजाय।
अब तीसरे एमसीक्यूज पे आते हैं। द एफर्ट टू क्रिएट एप्रोप्रिएट थिएट्रिकल इफेक्ट्स ऑफन रिजल्ट इन सेटिंग्स दैट कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट एन इमेजिनेटिव लाइटिंग क्रू। तो यहाँ पे लाइटिंग क्रू भी सही है, इफेक्टिव भी सही लग रहा है। कैन और यहाँ पे ए क्रिएट एप्रोप्रिएट, तो यहाँ देखते हैं क्रिएट द एफर्ट। टू के साथ तो क्रिएट ही आता है, टू के साथ हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगा तो वहाँ पे एस और ई एस नहीं लगता, तो क्रिएट बिल्कुल ठीक है। द एफर्ट टू क्रिएट एप्रोप्रिएट थिएट्रिकल इफेक्ट्स ऑफन रिजल्ट्स। तो अब गलती जो है ना, हम समझ गए इसमें गलती नहीं हो रही, इसमें भी नहीं है, तो गलती सिर्फ बी में रह सकती है। द एफर्ट टू क्रिएट एप्रोप्रिएट एफर्ट एक हो रही है। अब ठीक है, एफर्ट एक हो रही है तो यहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच होगी, क्योंकि एफर्ट एक है। पहली बात तो ये हो गई, पहली बात ये एक है। और यहाँ पे थियोरेटिकल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहा है, इफेक्ट्स प्लूरल है, लेकिन थियोरेटिकल इफेक्ट्स एक यूनिट है, यानी कि पूरी टर्म है कि भाई यहाँ पे एफर्ट की जा रही है क्रिएट करने के लिए थियोरेटिकल इफेक्ट्स को। अगर थियोरेटिकल इफेक्ट्स और चीज़ें भी होती हैं, कोई और से इफेक्ट्स होते हैं, एक थियोरेटिकल इफेक्ट्स और कोई और से इफेक्ट्स, तो जब जाके यहाँ पे रिजल्ट होता। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको वन यूनिट कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे रिजल्ट्स होगा एस वाला। ठीक है, आगे देखते हैं एवरीवन। अब एवरीवन जो है हमें घंटी बज गई हमारी अटेंशन हो गई हमारी कि भाई यहाँ पे जो है एवरीवन आ गया, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवरीवन ऑफ द शॉप्स इन द टाउन वर क्लोज्ड। अब वर तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, आप सबके लिए अलग अलग अप्रोच है, सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो यहाँ वॉज होगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, द जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है, यहाँ ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता है। द जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान बेटर नॉन एज जिप कोड्स enable postal clerks to speed the routing of an ever increasing volume of mail। अब यहाँ पहले देखें तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे ई है, एवर है, जो सही है, वॉवेल है, सही है। टू स्पीड है, यहाँ पे सही लग रहा है। बेटर, यहाँ पे बेटर नॉन एज है, यहाँ पे नाम बता रहे हैं कि इसको जिप कोड्स भी कहते हैं, द जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान को। अब यहीं पे गलती हो सकती है, हमने इन सबको क्या कहते हैं, क्या कर दिया, निकाल बाहर कर दिया, कैंसिल कर दिया कि इसमें गलती नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ ये। तो एक तरीका ये होता है हमारे पास जब हम एमसीक्यूज करते हैं, तो कई बार होता है हमें समझ नहीं आता कि सही आंसर क्या है, तो सब मिक्स हो रहा होता है, हम भूल जाते हैं कि सही आंसर में क्या मिल रहा है। तो सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि जो गलत ऑप्शन है ना उनको पहले ही काट दो। अगर ऑप्शन को जब हम काट देते हैं तो जो सही वाला होता है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। तो हमने ये काट दिया कि इनमें मसला नहीं है, और यहाँ पे इनेबल में ही मसला हुआ। क्यों? क्योंकि जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान एक चीज़ है, तो यहाँ पे इनेबल है, लेकिन जब सिंगुलर है तो इनेबल्स होना चाहिए था, तो इनेबल सही आंसर होगा, तो इनेबल पे लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। 6, द हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ अल्फाल्फा प्लांट्स along with the characteristically, कहाँ पे था मैं, the high protein content of various strains of alfalfa plants along with आ गया, ये आपका अलर्ट साइन है। ठीक है, अलर्ट कर देगा आपको along with, जैसे कि यहाँ पे एज वेल एस ने किया था अलर्ट आपको। तो along with the characteristically long root system that enables them to survive long droughts make them particularly valuable in arid countries। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मेक है, अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा, तो हम दोबारा से इसको देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे along with है, characteristically है, that enables them, तो यहाँ पे along with है ना, तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लगेगी जैसे एज वेल एज में थी। तो यहाँ पे enables बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आगे जाएं तो यहाँ पे मेक है, तो यहाँ पे मेक्स होना चाहिए था, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, तो हमने मेक को कर दिया सर्कल, और मेक्स होना चाहिए था इसका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। फुरकानाबाद ऊद द कैपिटल ऑफ द स्टेट आर नॉट। अब यहाँ पे आर क्यों लगाया है, सिंपल, यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, क्योंकि फुरकानाबाद की बात हो रही है, और बाकी सब तो सिर्फ जो कॉमा करके लिखा हुआ है ये सब तो इसकी डिस्क्रिप्शन है कि फुरकानाबाद एक जगह है जो कि ऊद में है, और ये कैपिटल है स्टेट का।
जैसे आपको इसको डिस्क्राइब किया है कि फरखानाबाद कहाँ पे है और क्या है, तो यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, सिंपल। यहाँ आगे बढ़ते हैं 8 पे। देयर इज़ अबाउट 600 स्कूल्स। अब यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं पहले। देयर इज़ अबाउट 600 स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट यूज द मॉन्टेसरी मेथड टू इनकरेज द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इस क्यों लगा हुआ है? क्यों ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 600 स्कूल्स की बात हो रही है, ये प्लूरल स्कूल्स हैं। तो देयर आर अबाउट, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 600 स्कूल्स हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है। Everyone who has traveled across the United States by car, train or bus are surprised to see a large expanse of territory with such variation among the lifestyles of the people. Everyone, तो ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। अब आगे देखते हैं। Everyone who has traveled across the United States by car, train और bus is, यहाँ पे सी में गलती है, क्योंकि इंडिविजुअलिस्ट क्या कहते हैं, बात हो रही है, हर एक से अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पे सी में गलती है, यहाँ पे इज होना चाहिए था, ये गलती है इसमें। ऑल्सो आगे देखते हैं। ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कमीशन वॉज द प्रपोज्ड हेल्थ क्लिनिक्स एंड आ गया, यानी कि प्लूरल की बात हो रही होगी। अलर्ट है, मतलब ज़रूरी नहीं है हो रही हो सकता है इस चीज़ के बारे में बात ही ना हो रही हो जहाँ पे एंड लिखा हुआ है, लेकिन हम इससे अलर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। एज वेल एज अलर्ट, एज वेल एज एंड, और यहाँ पे एक और जगह मैंने बताया था अलॉन्ग विद से, ठीक है। एंड में प्लूरल बात होती है। एंड द प्रपोज सेंटर टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरर कहाँ में दिख सकता है। जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ सही है, सेंटर भी सही है, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गलती है वो है बेसिकली वॉज में। वॉज में गलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे द प्रपोज हेल्थ क्लिनिक्स एंड द प्रपोज सेंटर, ये दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों के लिए यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज नहीं वर होना चाहिए था। हाँ, तो 11 पे आते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन हु रिफ्यूजेस टू वियर अनकम्फर्टेबल शूज़ वर इंक्रीजिंग। तो इधर हम देखें तो रिफ्यूजेस भी है, एस और ई एस भी है, वर भी है, उसको तो पहली फुर्सत में काट दिया, अलग कर दिया। द नंबर ऑफ वुमेन हु रिफ्यूज टू वियर अनकम्फर्टेबल शूज इज इंक्रीजिंग, ये सही लग रहा है कुछ, इसको देखते हैं अभी। द नंबर ऑफ वुमेन हु रिफ्यूजेस टू वियर अनकम्फर्टेबल शूज इज इंक्रीजिंग, ये भी कुछ सही लग रहा है, इसको भी देखते हैं। तरीक़ेकार किया है, जो गलत लगता है उससे पहले काट दो, और जो सही लगता है उसको अभी ऑप्शन में रखो। The number of women who refuses to wear uncomfortable shoes have been increasing. Have been आ गया, ये तो बताया नहीं है कब से बढ़ रहा है, मुद्दत तो बताया नहीं। have been में मुद्दत होती है कि एक उस वक्त से लेके इस वक्त तक, तो ये भी काट दिया हमने। अब हम आ जाते हैं इन दो पे, बी और सी में। तो इसमें से हम कैसे बता सकते हैं कि सही क्या है, आए देखते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन हु रिफ्यूज़, अब यहाँ पे रिफ्यूजेस क्यों नहीं है, जबकि यहाँ तो नंबर ऑफ वुमेन की बात हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिफ्यूज़ इस्तेमाल हो रहा है वो वुमेन के लिए है, ठीक है। और वुमेन क्या है, यहाँ पे ई एन वाला है, यानी कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये प्लूरल है, तो वुमेन प्लूरल है, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ आया, एस ई एस नहीं आया रिफ्यूज़ के साथ। आगे देखते हैं। टू वेयर अनकम्फर्टेबल शूज़ इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ जो इज़ है ना, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ वुमेन से, कि नंबर ऑफ वुमेन जो है यानी कि तो तादाद है वुमेन्स की वो बढ़ रही है, जो कि मना करती हैं कि भाई हमने अनकंफर्टेबल शूज़ नहीं पहनने, तो इसका ताल्लुक तो यहाँ पे इससे बन रहा है। लेकिन ये जो रिफ्यूज़ करने का ताल्लुक है वो वुमेन से है, क्योंकि वुमेन रिफ्यूज़ कर रही हैं, और नंबर ऑफ वुमेन का ताल्लुक किससे, इंक्रीज से, कि वो बढ़ रहे हैं, तो इसका ताल्लुक इससे है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से। लेकिन ये जो रिफ्यूज़ है, वर्ब है, उसका ताल्लुक यहाँ पे वुमेन से है, इसलिए बी राइट होगा और सी राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द फैशन न्यूज़ आर वॉट यू वियर वॉट यू वॉन्ट दिस ईयर, तो आर तो गलत ही है, काट दिया। द फैशन न्यूज़ इज़ वेयर वॉट यू वॉन्ट दिस ईयर, इज़ है, सही है, सही लग रहा है। आगे देखते हैं। द फैशन न्यूज़ वर, काट दिया। द फैशन न्यूज़ हैव बीन
वेयर वॉट यू वॉन्ट दिस ईयर, हैव बीन कब से ये तो बताया नहीं है, तो हमारे पास सही क्या होगा, नंबर बी। 13 पे आते हैं। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर रिक्वायर्ड टू हैव देयर हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच है, वर आ गया गलत है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज रिक्वायर्ड टू हैव देयर हाइट, यहाँ पे देयर आ गया, यहाँ पे दियर होना चाहिए था, ये कैसा दियर है, ये तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे काट दिया। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज रिक्वायर्ड टू हैव देयर हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड, कुछ कुछ सही लग रहा है, इसको हम रखेंगे अभी हमारे पास उसमें कंसिडरेशन में। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज रिक्वायर्ड टू हैव हिज और हर हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ का इजाफा हुआ है, क्या है, वॉज रिक्वायर्ड, यहाँ तक सेम है, वॉज रिक्वायर्ड टू हैव देयर हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड, टू हैव हिज और हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड। यहाँ पे हमने और वाज़ेह किया हुआ है कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इस हिसाब से हमने डी को करेक्ट किया है। गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं 14। एवरी वन ऑफ अस हैव अंडरस्टूड, एवरी वन की बात आ गई, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, हैव काट दिया, हैव है तो काट दिया। एवरी वन ऑफ अस हैज़ अंडरस्टैंड दैट विदाउट हिज हेल्पिंग अस वी वुड नॉट हैव सक्सीडेड, कुछ कुछ सही लग रहा है, इसको कंसिडरेशन में रखते हैं। सी के अंदर हैव है, काट दिया। एवरी वन ऑफ अस हैज़, ये डी पढ़ते हैं, एवरी वन ऑफ अस हैज़ अंडरस्टूड, सही है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, सही है। दैट विदाउट हिम हेल्पिंग अस वी वुड नॉट हैव सक्सीडेड। तो ये दोनों सेंटेंस अगर गौर से देखें, दोनों में फर्स्ट देखें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिज और हिम का फ़र्क है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे अस जो है वो सही है, एवरी वन ऑफ अस अंडरस्टूड दैट विदाउट हिज हेल्पिंग अस। यहाँ वी जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हिज है ना, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और ऑब्जेक्ट में जब क्या कहते हैं प्रोनाउन आता है तो वो हिम आएगा, हिज नहीं आता। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, यहाँ पे हाँ हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे ये बार बार मैं असल में कैमरा चेक करता हूँ कि ये पूरा आ रहा ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बीच बीच में इस तरह बोलता हूँ, इसके लिए माजरत। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑब्जेक्ट केस में हिम है, तो यहाँ पे हिज जो है बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो हिज है वो बिल्कुल गलत है, हिम वाला सही है, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब 15 देखते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द अदर मीडिया कम्युनिकेशन हेल्प्स अस, हेल्प्स सही लग रहा है कुछ, लेकिन रेडियो, आगे देखते हैं। हेल्प्स अस टू बी अप्रिशिएट ऑफ द आर्ट्स एंड टू कीप इन्फॉर्म्ड। Radio and television programs, along with the other media of communication, helps us to be appreciative of the arts and to keep informed. Radio and television programs, along with the other media of communication, help us to be appreciative. यहाँ पे हेल्प्स में ही असल मसला है, तो ये हेल्प आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द, तो यहाँ पे हेल्प होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड है, अलॉन्ग विद द अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो नहीं है, गलती कहाँ है, तो रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स,
helps us to appreciate the arts. तो यहाँ पे helps us to be appreciative है, इसको हमने काट दिया। तो और बी एप्रिशिएट तो काट दिया, बी एप्रिशिएटिव हो सकता है, एप्रिशिएट तो होगा नहीं है, ये काट दिया। इन दोनों में ही कुछ है। अब इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन जो सही आंसर लग रहा है वो मुझे डी लग रहा है। इसका 15 का आंसर सही है, सी सही है, लेकिन यहाँ पे अलॉन्ग विद आ रहा है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न एक चीज़ कंसीडर की जा रही है और मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन अलग। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, जब भी मैंने इसके पहले भी सॉल्व नहीं किया हुआ था, तो उसको आप काट दें। ठीक है, इसे आप काट दें, इसमें कुछ गड़बड़ है। अभी मैं फंस गया यहाँ पे, मुझसे हुआ ही नहीं, जब भी पहले भी नहीं किया था, मेरे ये भी याद नहीं आ रहा। खैर, तो इस पे आते हैं 16 पे। ये रॉन्ग है, सो काट दें आप। द शिप एज वेल एज द पैसेंजर्स वर लॉस्ट। द पैसेंजर्स एज वेल एज द शिप वॉज लॉस्ट। द पैसेंजर्स एज वेल एज द शिप वर लॉस्ट। द शिप एंड द पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट। अब अगर हम यहाँ देखें एज वेल एज, यहाँ हमारे पास अलर्ट का साइन आ गया कि भाई इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। द शिप एज वेल एज द पैसेंजर्स वर लॉस्ट, वर आ गया, गलत है, काट दिया। द पैसेंजर्स एज वेल एज द शिप वॉज लॉस्ट, कुछ सही लग रहा है। द पैसेंजर एज वेल एज द शिप वर लॉस्ट, काट दिया। द शिप एंड द पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट, एंड आ रहा है लेकिन वॉज आ गया, प्लूरल की बात हो गई, एंड आ गया, तो ये भी काट दिया। बी बिल्कुल ठीक है। 17 पे आते हैं। अ रॉ ऑफ ट्रीज वॉज टू बी तो गलत है, हैड टू होना चाहिए, हैड टू बी प्लांटेड हो सकता है, लेकिन वॉज टू बी गलत है, काट दिया। अ रॉ ऑफ ट्रीज, अच्छा यहाँ पे रॉ ऑफ ट्रीज की बात हो रही है, यानी रॉ एक की बात, रॉ एक है जिसमें बहुत सारे ट्रीज हैं, तो बात किसकी, रॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो रही है। ये बात आपने ख्याल में रख ली पहले। अ रॉ ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड, वर आ गया, काट दिया। अ रॉ ऑफ ट्रीज वर, फिर वर आ गया, फिर काट दिया। A row of trees was planted, was आ गया, in front of the house, तो रॉ एक, यहाँ पे उसके हिसाब से was इस्तेमाल, ये करेक्ट। अब यहाँ देख लेते हैं। Her brother along with her parents insist that she remain in school. Her brother along with her parents insists that she remain in school. तो यहाँ पे her brother along with यहाँ पे आ गया, तो ये हमें अलर्ट कर रहा है कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। तो यहाँ पे इंसिस्ट तो गलत है, काट दिया। इंसिस्ट दैट शी रिमेन स्कूल, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। हर ब्रदर अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स आर इंसिस्टिंग दैट शी रिमेन स्कूल, कुछ सेंस अजीब सा लग रहा है। आगे देखते हैं। हर ब्रदर अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स वर इंसिस्टिंग दैट शी रिमेन इन स्कूल, यहाँ वर आ गया, उसके बाद प्रेजेंट, नहीं गलत, ये भी काट दिया। और ये भी सही बिल्कुल भी नहीं बन रहा, इसको भी काट दिया। और इसको देखें, ब्रदर अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट शी रिमेन इन स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है, टेंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे कंडीशन लगती है, जैसे कि प्रेजेंट की किसी और के साथ बन सकता है, फ्यूचर के साथ बन सकता है टेंस, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कंडीशन की, तो वो चीज़ आपका सीखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, बस ख़त्म पे है लेक्चर। नाइदर हर नॉर द डीन वर विलिंग, अब नाइदर नॉर आ गया, नाइदर नॉर में भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, तो वर आ गया, काट दिया। नाइदर शी नॉर द डीन वॉज विलिंग, सही लग रहा है, वॉज विलिंग टू वीटो द करिकुलम चेंजेस। आगे देखते हैं, सही लग रहा था वो तो। नाइदर हर नॉर द डीन विश्ड अजीब सा लग रहा है, विश टू वीटो द करिकुलम चेंजेस, और यहाँ पे हर आ रहा है, कैसे सेंस बन रहा है यार ये, हर क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। और अगर पूरे सेंटेंस को पढ़े तो हमें अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे बात जो कर रहा है वो शी ही कर रही है, लड़की कर रही है, शी कर रही है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट केस में लड़की आ रही है, शी आ रही है। तो हर आ रहा है, काट दिया। यहाँ पे नाइदर शी सही है। और द डीन, नाइदर के साथ और कभी नहीं आता, नाइदर के साथ नॉर आता है, ये भी काट दिया। ये याद रखना, नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सही है। और क्या, ये जो है हमारे पास शायद आखिरी एमसीक्यूज है, आई नहीं है। 17 और 18 वो मैं वापस पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा देना अगर ये नहीं हुई है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये भी काट दिया, तो सिर्फ बी बचा है, वो जो कि सही लग रहा था हमें। फेम एज वेल एज फॉर्चून वर हिज गोल्स इन लाइफ, यहाँ पे एज वेल एज ए इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, तो वर आना नहीं चाहिए, ये काट दिया है। फेम एज वेल एज फॉर्चून वॉज गोल्स इन लाइफ, ये सही लग रहा है, इसको अभी टिक लगा दिया, यही होगा मेरे ख्याल से। फेम एज वेल एज फॉर्चून वर आ गया गलत, फेम एंड फॉर्चून वर। तो यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल, डी है, फेम एंड फॉर्चून वर हिज गोल्स इन लाइफ, ये बेस्ट ऑप्शन है। फेम एज वेल एज फॉर्चून वॉज गोल्स इन लाइफ। अब यहाँ पे वॉज किसका गोल है ये तो बताया नहीं है, इसलिए माजरत ने इसको पहले ही करेक्ट कह दिया। यहाँ पे ये तो बताया नहीं किसका गोल है, बस बता दिया वॉज गोल्स इन लाइफ, सेंस नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास उसकी कमी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये गलत है। फेम एंड फॉर्चून वर हिज गोल्स इन लाइफ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। और देख लेते हैं, हाँ डी करेक्ट आंसर है, सही है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास है वोकेबलरी की लिस्ट, ये पूरे 500 हैं हमारे पास। ठीक है, जो आपने पढ़ने हैं। तो 500 देख के आपने डरना नहीं है, इसमें से बहुत सारे तो आपको सुने हुए होंगे, बहुत सारे आपको आते होंगे और बहुत से नहीं भी आते होंगे। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ये सुने हुए होंगे और इस्तेमाल भी आपको आता होगा और उनके मतलब भी जानते होंगे। जो 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 आते हैं उनमें तो आपको आसानी रहेगी, और बाकी जो नहीं आते होंगे वो आप इंशाल्लाह ताला बआसानी याद कर लेंगे। मैं इसको आपका तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, जिस तरीके से हमारे सर ने समझाया था और जिस तरीके से मैंने इसे कर लिया था। तो इसका सबसे पहली बात तो ये कहाँ आएगा, पहला सवाल तो यही आएगा कि ये भाई वोकेबलरी आ कहाँ रही है। तो वोकेबलरी आपके पास ये रहा, जिसके 1 से लेके 15 तक टेस्ट हैं। इतने सारे टेस्ट दिए हैं, बाकी ग्रामर वगैरह के देखें कितने छोटे छोटे टेस्ट थे, कुछ शुरू होती ख़त्म, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और जगह आएगा, ये नहीं, सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइज में भी यही आएगा। इधर भी क्या कहते हैं, आपने वोकेबलरी ही करनी है, तो वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आती है। ख़ास तौर पे एनईडी के टेस्ट में सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो होती ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के सेंटेंसेज हैं जो कि वोकेबलरी पे बेस करते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे वही मार खाते हैं। और सिर्फ एनईडी के टेस्ट में नहीं, बाकी हर क्या कहते हैं एंट्री टेस्ट में ये बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं। लेकिन आप इंशाल्लाह ताला मार नहीं खाएंगे, आप इस लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, इससे फ़ायदा उठाएंगे, और इससे 500 वर्ड्स से आगे आने की उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आसान लफ्ज़ आएंगे अगर आ सकते हैं, और वो आपको इंशाल्लाह ताला वैसे ही आते होंगे। तो तरीक़ाकार ये है इसको याद करने का। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एलिमेंट है, वर्ड है, कैलकुलेटर है, आप इसके साथ इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि ये वर्ब है या नाउन है, और क्या कहते हैं इसके बहुत सारे मीनिंग है। तो आपको ताकि अलग अलग मीनिंग से याद करेंगे तो आपके दिमाग में एक शक्ल बन जाएगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और आप आसानी इसको कर लेंगे अपने जब आप सेंटेंस कंप्लीशन के आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे, वोकेबलरी के आपके पास जब एमसीक्यूज़ आएंगे, तो अब ये बोलेंगे सर ये तो 500 है सर, इसको हम याद कैसे करें। तो बेटा इसका तरीका ये है कि आपने हर रोज़ सिर्फ़ और सिर्फ 10 वोकेबलरी याद करनी है। 10 वर्ड्स आपने 10 वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं आपने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 10 याद कर लिए, और याद करने के बाद आपने इसको अगले दिन रिवाइज़ कर लिए। जब आप और 10 याद करेंगे तो आपके पास टोटल जो हफ्ते में आपको याद करने होंगे वो 60 याद करने हैं। रोज़ सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे 10 वर्ड्स को याद करने में, और क्या कहते हैं उसके साथ साथ पुरानी चीज़ों पुराने को रिवाइज़ करने में।
रिवाइज़ भी करना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने रिवाइज़ करने का दिन कौन सा बनाया हुआ, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो रोज़ाना आपने 10 वर्ड्स को याद करना है, ठीक है, और इस तरीके से आपने 6 दिन जो है आपने इसका याद करना है, और उसके बाद संडे वाले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वोकेबलरी से बेस्ड एमसीक्यूज़ आएंगी, या मैं हो सकता है मीनिंग मांग लूँ, और मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो, अब इतने सारे मीनिंग हैं, अगर मैं आपसे मीनिंग मांगूंगा तो आप कोई सा भी मीनिंग लिख सकते हैं, हो सकता है कि इसमें ना हो, आपको उसका मीनिंग मतलब पता हो, आपने उसके हिसाब से लिख दिया। सेंटेंस की सूरत में भी हो सकता है, जैसे कि आप बॉडी डिसऑर्डर और क्रॉनिक डिजीज़, इसमें बहुत सी जो मीनिंग आपको दिखेंगे जो सेंटेंस की सूरत में होंगे, जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे उस वर्ड का मीनिंग, तो उस सूरत में भी आप लिख पाएंगे, ठीक है ना, अपने जवाब को, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये दे दूँगा, और क्या कहते हैं, आपने 6 दिन आपने याद करने हैं, और 7वें दिन संडे वाले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और भी चीज़ों का होगा जो मैं पढ़ाता जाऊँगा, और सबका टेस्ट आएगा आपके एमसीक्यूज़ में, तो इसका टेस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप जब क्या कहते हैं 60 वर्ड्स जो हैं, 60 वर्ड्स जो आप हर वीक याद करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपके पास 8 हफ्तों में आपको 500 एमसीक्यूज़ याद हो जाएंगे। 6 8 ज़ा 48, यानी कि तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ बचेंगे, तो आपके पास 8 हफ्तों में क्या कहते हैं आपके 500 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, यानी एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2 मंथ्स में आपके 500 एमसीक्यूज़ बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। बस आपने ये करना है कि आपने इनको रिवाइज़ करते रहना है वक्तन फ़वक्तन, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने याद रखें। अगर आप जब एक चीज़ को रिवाइज़ करते रहते हैं ना, तो सबसे पहले जो आप जब याद करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन जब आप इसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आप भूलेंगे ही नहीं कभी, अगर आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको डाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, और फिर आपको ये याद रहेंगे। तो इसको बताते हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए, मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। ओके भैया, अल्लाह हाफ़िज़।